जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों का अगला भाग, जिसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पूर्व हम समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को देख चुके हैं और उससे भी पूर्व हम मौलिक अधिकारों के सामान्य परिचय अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 को भी देख चुके हैं। इसको देखने के लिए आप मौलिक अधिकारों के पूर्व वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार और उस स्वतंत्रता के भी अधिकार में अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आओ देखते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 19 से 22 में। 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या है। ये आर्टिकल 19 एक ए 19 के खंड 1 के खंड ए से लेकर ये जी तक दिया हुआ है। इसमें टोटल 7 स्वतंत्रताओं का जिक्र है। तो एक एक करके हम इस पर विचार करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पर है। आर्टिकल 19 एक ए, ये ए है। 19 एक ए। एक ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का अभिप्राय है बोलना, जबकि अभिव्यक्ति में बोलना, किसी पुस्तक का प्रकाशन, फिल्म का निर्माण अथवा लेखन भी शामिल हो जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहना भी व्यक्ति का अधिकार है। अतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए एक लोकतांत्रिक देश में इस अधिकार का अत्यधिक महत्व है और संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति का एक साथ उल्लेख किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में देखो, चुप रहने को भी शामिल किया गया है, यानी किसी को भी अभिव्यक्ति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह एक अधिकार है, एक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। इस पर कुछ प्रतिबंध हैं। जैसे अगर हम फिल्मों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का ये आधार नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति अथवा समूह को ये पसंद नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आलोचना, असहमति एवं मतभेद का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए और फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का सीधा दायित्व न्यायालय का नहीं है, अपितु इसके लिए फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई है और सेंसर बोर्ड के द्वारा किसी फिल्म को अनुमति देने के बाद भीड़ के द्वारा फिल्म प्रदर्शन पर प्रतिबंध असंवैधानिक है। सेंसर बोर्ड के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है और न्यायपालिका के अनुसार अभिव्यक्ति के सभी माध्यम
एक समान रूप से प्रभाव पैदा नहीं करते और सिनेमा हॉल एक बंद कमरे में फिल्म दिखाई जाती है जिसका जनमानस पर अत्यधिक संवेदनशील प्रभाव पड़ता है। इसलिए फिल्म अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिस पर सेंसर लगाने के अलग मानदंड पर विचार होना चाहिए। कहने का मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, इसमें भी राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, न्यायालय की अवमानना तथा मान हानि जैसे आधारों पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक माने होता है बोलना और वाक माने बोलना और अभिव्यक्ति में ये सभी आ जाते हैं। बोलना भी, किसी पुस्तक का प्रकाशन भी, फिल्म का निर्माण, कोई लेख प्रकाशित करना, ये सब अभिव्यक्ति में शामिल हो जाते हैं। अभिव्यक्ति एक व्यापक अवधारणा है। तो अब देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मान हानि क्या है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में क्या कहा गया है कि जानबूझकर की गई मान हानि को दंडनीय अपराध माना गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा, आर्थिक दंड अथवा दोनों दिए जा सकते हैं। अब इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वाद दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें यह कहा गया कि मानहानि के विरुद्ध आपराधिक दंड उचित नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ये अपनी दलील रखी कि मानहानि के विरुद्ध आपराधिक दंड उचित नहीं है, बल्कि इसके लिए केवल आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। तो न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व जीवन के अधिकार के बीच समन्वय व सामंजस्य होना चाहिए। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम किसी को अपमानित या उसकी मानहानि नहीं कर सकते। तो न्यायालय ने कहा कि इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। अब न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन के अधिकार का भाग है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बंधुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अनावश्यक आरोप ना लगा सके। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, जिसमें दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना सही नहीं है। यानी सहिष्णुता का अभिप्राय है दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना, ना कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आक्रमण करना। न्यायपालिका के अनुसार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध हैं। तो अब बात यह है कि हमारे यहाँ पर मानहानि एक दंडनीय अपराध है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए नहीं कर सकते। ऐसा जैसे आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल बनाम नितिन गडकरी, अरुण जेटली, ये इसमें मानहानि के केस हुए जब उनको क्षमा याचना करना पड़ी न्यायालय में। तो मानहानि भी दंडनीय अपराध है, तो इस नाम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह, ये क्या बात है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 124(1) के अनुसार विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा, मानहानि अथवा दुर्भावना फैलाना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष की सजा अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी आरोपित किया जा सकता है। दुर्भावना का अभिप्राय है विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति निष्ठा का अभाव
तथा शत्रुता की भावना का प्रसार करना, जिसे देशद्रोह माना जाता है। देशद्रोह का यह कानून वर्ष 1860 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित किया गया था। अब ये भी विरोधाभास है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। एक ओर तो हम कह रहे हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, जो अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप सरकार के खिलाफ घृणा, मानहानि, दुर्भावना फैलाना देशद्रोह के समान है और देशद्रोह के अपराध में आपको सजा हो सकती है, जिसमें है 3 वर्ष अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो अब इस कानून के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए, कानून कब का है? संविधान पूर्व का है। और जब हमने मौलिक अधिकारों में के अनुच्छेद 13 में पढ़ा था विधि, तो 2 प्रकार की विधि, एक संसद द्वारा जो बनाई जाती हैं वो, और एक संविधान पूर्व की विधियां। तो जब मौलिक अधिकार इस प्रकार की विधियों से टकराते हैं तो जो संविधान पूर्व की विधियां हैं वो लोपित हो जाती हैं, जहां तक मौलिक अधिकार टकराते हैं। तो इस प्रकार का ये कहा भी जाता है कि ये विरोधाभास है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और ये कहा जाता है कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ये कानून समाप्त किए जा चुके हैं। इस कानून से प्रतीत होता है कि सरकार की आलोचना का अभिप्राय देशद्रोह है, जबकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीय संविधान में यह उल्लिखित है कि जो विधि संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित है और मूल अधिकारों के विरुद्ध है, ये अनुच्छेद 13 में है, तो मूल अधिकारों को इस विधि की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय संविधान में दंड संहिता की धारा 121, 121A और 122 में ये उल्लिखित है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना अथवा इस युद्ध में सहायता करना दंडनीय अपराध है। इसलिए 124A को बनाए रखना विसंगतिपूर्ण प्रतीत होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कहा है कि देशद्रोह के संबंध में धारा 124A संवैधानिक है। लेकिन कुछ विचारक ये मानते हैं कि सरकार के विरुद्ध केवल नारेबाजी को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, बल्कि व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के द्वारा हिंसा की जाए अथवा हिंसा को बढ़ावा दिया जाए तो इसे देशद्रोह मानना उचित है। ये है, तो एक तरह से देशद्रोह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए जो देशद्रोह का कारण बने। प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए अलग से हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है और प्रेस को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और प्रेस को भारत में प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेस आक्षेपणी एक्ट 1951 तथा प्रकाशन सामग्री आपेक्षणी निवारक अधिनियम 1976 बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंटर्स मैसूर केस में कहा कि भारत में प्रेस को मानहानि के नियमों से छूट नहीं है, यानी प्रेस अपनी मर्जी से किसी को अपमानित या कुछ भी नहीं छाप सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत संघवाद में कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद या हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं है। यदि देश में आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है तो ये उपरोक्त अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित हो जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लागू नहीं होंगे, इसलिए भारत में प्रेस को सेंसर करने का अधिकार है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध हैं वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि देखिए, वर्तमान में जो प्रेस है वो बड़ा विकास हो चुका है, वो एक धंधा बन चुका है, इसलिए एक उद्योग के रूप में भी काम कर रहा है। तो
जो प्रेस पर जो प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं वो व्यक्ति पर नहीं किए जाएंगे। देखिए, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कहीं पर भी पृथक रूप से वर्णित नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार वर्तमान में प्रेस का एक संगठित विकास हो चुका है और प्रेस का संचालन एक व्यापार और उद्योग भी बन चुका है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लागू नहीं होंगे। इसलिए भारत में प्रेस को सेंसर करने का अधिकार है। इसलिए भारत में प्रेस को सेंसर करने का अधिकार है। भारत में प्रेस को अलग से कोई विशेष अधिकार प्राप्त न होने का कारण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वही मापदंड हैं जो सामान्य नागरिक के लिए हैं। तो प्रेस को कोई विशेष अधिकार नहीं है, प्रेस को कर के प्रावधान से छूट नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र की सामान्य विधि भी प्रेस पर लागू होती है। इसलिए अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन वाले कानून भी यहाँ लागू होते हैं। परंतु न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार प्रेस को निम्नलिखित कुछ अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जैसे प्रेस पर ऐसा कोई कानून लागू किया जा सकता है ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करे। द्वितीय, प्रेस पर अलग से कोई कर या दायित्व नहीं थोपा जा सकता। तो हमारे यहाँ प्रेस के लिए ये प्रावधान है। कहने का मतलब हमारे यहाँ प्रेस भी एकदम निरपेक्ष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, प्रेस पर भी मानहानि से छूट प्राप्त नहीं है, और प्रेस भी जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में प्रतिबंध लगता है तो प्रेस भी हो सकती है। और चूंकि प्रेस को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जितनी एक व्यक्ति को है, यानी क्योंकि प्रेस एक संगठित विकास हो चुका है और ये बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, इसलिए जो प्रेस पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं वो व्यक्ति के लिए लागू नहीं होंगे और इसको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ये है प्रेस का अधिकार। अब है सूचना का अधिकार। देखिए, सूचना के अधिकार में क्या कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस वाद में न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को सरकार तथा सरकारी कार्यवाही से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और बाद में क्या हुआ, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार विधेयक 2005 को पारित किया और लोगों को सूचना मुहैया कराना अनिवार्य किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक विभाग में सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई। न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रत्येक मतदाता को अपने उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक मामलों तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ पर सूचना का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अधिकार में एक तरह से आता है। अब एक तकनीकी बात, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66A समाप्त कर दी गई। देखिए, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान सूचना तकनीकी के युग में सूचना साधनों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक साधनों का विकास हुआ है, तो दूसरी ओर साइबर अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए इस अधिनियम की धारा 66(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था। कुछ चीज़ें थी जो 66(1) के तहत दंडनीय अपराध बताई गई थी। वो हैं जैसे कंप्यूटर द्वारा अथवा किसी अन्य संचार साधनों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आक्रामक संदेश भेजना, ऐसी सूचना जो पूर्णतः आक्रामक और नुकसान पहुंचाने वाली प्रकृति की हो, ऐसी सूचना, झूठी सूचना जिसे किसी व्यक्ति के लिए असुविधा, खतरा, अपमान, आपराधिक प्रताड़ना, घृणा एवं असद्भावपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषित किया जाए, जिसके लिए कंप्यूटर अथवा संचार साधनों का प्रयोग हो, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा संदेश जिसके द्वारा किसी को असुविधा अथवा धोखा अथवा गुमराह किया जाए, ऐसे कार्यों के लिए 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66(1) को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत प्रावधान था कि वेबसाइटों पर अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को समाप्त करने का अधिकार था।
विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत बताते हुए न्यायमूर्ति जे चलमेश्वर और न्यायमूर्ति RF नरीमन की न्यायिक पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से लोगों को जानने का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध अनावश्यक प्रतिबंध है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर सूचना का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये था 19A, 19 का 1, 19 के खंड 1 का A, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब है 19 के खंड 1 का खंड B, शांतिपूर्ण व बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। कहने का मतलब ये है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत भूमि के किसी भी भाग पर सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है जो बिना हथियार के हो। यानी कहीं भी नागरिक शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार कर सकते हैं, जो परंतु इसमें शर्त है कि बिना हथियार के हो। नागरिक जुलूस, प्रदर्शन एवं सभा भी कर सकते हैं, परंतु हथियार रहित। इसमें सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के अधिकार को भी शामिल किया गया है, परंतु इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन, ये कहाँ है? अनुच्छेद 19(1) का B। तो एक बार देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब होगी तो क्या होगा? हम सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण बिना हथियार के। और जब सम्मेलन होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से सम्मेलन संघ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हम अबाध रूप से भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, और भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से बस भी सकते हैं किसी प्रकार। अब बस सकते हैं तो वहाँ पर बसकर वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार भी हमें होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया? हमने शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं समुदाय व संघ बनाने का अधिकार। ये है 19(1)C, समुदाय व संघ बनाने का अधिकार। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार के बिना समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो जाएगी। कि हमारे देश में तो डेली लोग दल बनते, और यहाँ तो दल नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत दलों का, मजदूर संगठनों का, दबाव समूह का निर्माण किया जाता है, और समुदाय या संघ में राजनीतिक दल, क्लब, व्यापार संगठन, कंपनी, साझा फर्म इत्यादि सम्मिलित हैं। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति का निर्माण भी समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता में सम्मिलित हो गया है। तो ये है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। संघ बन गया, अब घूमना है। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता 19(1)D। इसमें कहा गया है कि भारत में सभी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में कहीं भी, भारत में सभी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में कहीं भी रोक टोक के बिना भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है, तथा कोई राज्य अन्य राज्यों के निवासियों को आने जाने से रोक नहीं सकता। यानी कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमारा राज्य प्रतिबंधित है, इसमें दूसरे राज्य के लोग नहीं आएंगे। यानी ये क्षेत्रवाद के विरोध में है। संचरण दो रूपों में हो सकता है। पहला, आंतरिक भाग में यानी पूरे भारत देश में कहीं भी अबाध संचरण। दूसरा, विदेश यात्रा यानी भारत से बाहर। तो जो प्रथम प्रकार का संचरण है, यानी भारत देश में कहीं भी भ्रमण वाला जो संचरण है, यह अधिकार उसकी रक्षा करता है। यह अधिकार विदेश जाने के अधिकार की रक्षा नहीं करता। विदेश जाने का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित है, जो अनुच्छेद 21 में आता है। तो यह है कहीं भी भ्रमण की स्वतंत्रता। और भ्रमण करते करते कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, यह है 19(1) के आर्टिकल E, अनुच्छेद 19(1)E। किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने
और बसने की आज़ादी है, जम्मू कश्मीर में भी है। और कहीं भी बसने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये बिना रोक टोक आज़ादी की स्वतंत्रता की पूरक है। यानी इससे पूर्व जो हमने अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता की बात करी, तो यानी जब हम कहीं भी घूम सकते हैं तो कहीं भी बस भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(f)। मूल संविधान में मूल रूप में संपत्ति के अर्जन व व्यय का अधिकार प्राप्त था नागरिकों को, लेकिन ध्यान रखें अब वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, इसको निरसित कर दिया गया है। तो हम जब मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित किया गया है। यह एक वैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। यानी अब ये इस खंड में नहीं है, संविधान के भाग 3 में नहीं है, इसको अनुच्छेद 300 में मिला दिया गया है और ये यहाँ से हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ये निरसित कर दिया गया है। तो हम केवल 6 स्वतंत्रताएं पढ़ते हैं। 1 अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और फिर संघ बनाएंगे, फिर अबाध भ्रमण, फिर निवास करने का, फिर है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार का अधिकार। जब आदमी को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हो जाएंगी तो उसको फिर ये वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये दिया हुआ है 19(1)(g) में। तो ये क्या है, यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में वृत्ति, ये शब्दों को आप स्पष्ट से समझें, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार शामिल है। वृत्ति का अभिप्राय है आजीविका के संचालन के लिए कार्य करना है जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जबकि कारोबार लाभ के लिए किया जाता है। और व्यापार वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन का नाम है। उपजीविका एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी कार्य शामिल हो जाते हैं। भारत में वृत्ति व कारोबार करने की स्वतंत्रता है, परंतु नशीले पदार्थों के कारोबार की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब कि आप कहें कि राजस्थान सरकार ने शराबबंदी कर दी, शराब और हमारा व्यवसाय छिन गया, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपका मूल अधिकार था। यानी आपको नशीले पदार्थों के कारोबार की अनुमति नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने भी शराबबंदी कर रखी है, गुजरात ने भी कर रखी है। और हमारे यहाँ नशीले पदार्थों के हर रूपों में अपराध घोषित किया गया है, व्यापार अपराध घोषित किया गया है। तो ये थे। अब लेकिन ये निरपेक्ष नहीं है। ये जो 19 में जो अधिकार दिए गए हैं इन पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, परंतु ये प्रतिबंध तार्किक होने चाहिए। तो देखिए राज्य के आधार पर प्रतिबंध जो दिए गए हैं वो 19 के खंड 2 से लेकर 6 तक दिए गए हैं। यानी 19(2) से 19(6) तक प्रतिबंधों की चर्चा की गई है और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्यों? भारत की एकता और अखंडता की खातिर, राज्य की सुरक्षा की खातिर, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था एवं सदाचार को बनाए रखने के लिए, न्यायालय की अवमानना अगर कोई करता है तब, मानहानि तथा अपराध को बढ़ावा देने से रोकने के लिए इन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को है, परंतु ये प्रतिबंध उचित एवं तार्किक होने चाहिए। ये प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? उचित एवं तार्किक होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 2015 में श्रेया सिंघल वाद में कहा कि सरकार के द्वारा सूचना एवं तकनीकी के अधिनियम के अंतर्गत आरोपित प्रतिबंध अत्यधिक अनुपात से ज़्यादा तथा अविवेकपूर्ण हैं, जिसे न्यायपालिका ने रद्द कर दिया क्योंकि ये प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। तो ये हैं प्रतिबंध।
आज इतना ही।